हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? तो क्लास आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब हम बात करेंगे पीवाईक्यूज की, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी से बाहर भी हो सकते हैं, बट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन पे। देखो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान से देख के पढ़ते रहो। चैप्टर खत्म कर चुके हैं तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, आप भी सॉल्व करो अपने साथ साथ, चेक करो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेड ऑफ 2 √3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन सन्स एलिवेशन इज। आप याद करो पार्ट 1 के असेसमेंट में क्वेश्चन डाला था मैंने, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन सेज दैट कि अगर मेरे पास में एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है, एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर। अब तो आप फिगर बनाना सीख गए हो ना। देखो पोल पोल है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, काट्स अ शेडो ऑफ 2 √3 मीटर। तो जो पोल है कितना शेडो कास्ट करता है, और ऑब्वियसली अगर शेडो कास्ट करेगा तो सरफेस पे ही कास्ट करेगा। कितने लेंथ का शेडो कास्ट करता है? ये कास्ट करता है 2 √3 मीटर लेंथ का शेडो कास्ट। अब ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन एज, इस पॉइंट पे सन का एलिवेशन एंगल कितना होगा? तो ये अपन यहां से ड्रॉ करेंगे, सन का एलिवेशन एंगल लेट्स से थीटा है, तो आपको थीटा फाइंड करना है। अब सुनना, अगर आप ये थीटा फाइंड कर रहे हो तो क्या ये परपेंडिकुलर ये बेस, समझ गए? तो अब आपको करना क्या होगा, आपको इन दोनों की हेल्प से थीटा फाइंड करना होगा। याद है रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ही तो है ये। तो अब देखो, क्या मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है, और इन दोनों का रिलेशन tan थीटा से बनता है ना। तो देखो मुझे फाइंड क्या करना है थीटा, कब? जब परपेंडिकुलर बेस कुछ ऐसे गिवन है। क्या गिवन है? देखो परपेंडिकुलर है गिवन 6 और ये गिवन है 2 √3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब सुनना, अगर मुझे tan थीटा फाइंड करना है और 6/√3 गिवन है, तो क्या मैं इसको इससे रिड्यूस कर दूं? 3 आ जाएगा, 3/√3 बिकम्स √3 विच इज tan थीटा। tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। सो दैट्स हाउ वी गॉट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? आगे चलें, ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। In figure, the angle of elevation of the top of a tower from a point C on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. So it is 30 meter away from the foot of the tower. This is the tower actually. This is the foot of the tower. और इससे डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर का। आगे क्या बोल रहा है? इस 30 डिग्री देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है, ये टावर की हाइट है जो आपको फाइंड करनी है। फिर से, क्या आपको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है और एंगल गिवन है, क्या अप्लाई करोगे? tan थीटा, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? हम अप्लाई करेंगे क्या? tan थीटा। किसके लिए? हाइट फाइंड करने के लिए, व्हेन द बेस इज गिवन अलोंग विद द एंगल। फाइन। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल सी कितना है? एंगल सी है अपना 30 डिग्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज 30 डिग्री एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। क्लियर? ये दोनों वैल्यूज प्लेस कर दी मैंने, दोनों एंगल आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो ए बी की हाइट फाइंड करनी है मुझे। सो ए बी इज इक्वल टू, मैंने एच लिया है और बी सी क्वेश्चन में 30 मीटर गिवन है। राइट, ये सारी वैल्यूज हो गई। अब अपन स्टार्ट करते हैं, क्या अप्लाई करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री में? tan थीटा, तो विल राइट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेयर परपेंडिकुलर और द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज ए बी and base is BC. So we've already taken AB as H and BC as 30. BC as 30, right there. So we'll write BC as 30 और अब tan थीटा में थीटा की जगह क्या रखेंगे? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लेस कर दो। बस ये सॉल्व करना है आपको। तो क्या करोगे? 30 डिग्री, ये 30 वैल्यू है ना, इसको उधर शिफ्ट कर दो, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, बस ये प्लेस करना है। तो वी हैव tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन 30। tan 30 is 1/√3 is equals to h upon 30। 30 को उधर शिफ्ट करो तो हो जाएगा 30 अपॉन √3 is equals to h। डिवाइड करेंगे, देखो मैं इसको रेशनलाइज कर सकता हूँ क्या? रेशनलाइज करने के लिए इधर 1/√3 आएगा और इधर को इसको मल्टीप्लाई भी √3 से करेंगे और डिवाइड भी √3 से करेंगे। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे? √3 से। चलो अप्लाई कर देते हैं। सो वी गॉट √3 हियर एंड √3 हियर। ठीक है, तो √3 की वैल्यूज अगर मैं प्लेस करूंगा तो कैसे करूंगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो एल राइट √3 मल्टीप्लाई बाय √3 एस 3 और ये हो जाएगा अपना 3 ठीक है, इसको इससे रिड्यूस करो, आई गेट 10 √3 इज इक्वल्स टू h। सो दिस इज माय हाइट। समझ गए बच्चों? तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो h की हाइट यानी ए बी डिस्टेंस कितना आ गया? ए बी डिस्टेंस आ गया अपना 10 √3। तो आप लिखोगे हेंस द हाइट
of the pole, it was a pole tower, height of the tower is 10 under root 3 meters. ठीक है, तो फाइनली जैसे आपने वैल्यूज निकाली उसको लैंग्वेज में प्लेस कर देना. दिस इज कॉल्ड द आंसर स्टेटमेंट व्हिच वी नीड टू मेंशन एवरी टाइम. क्लियर? आगे देखो, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड. सो वी गॉट अ वर्टिकल रॉड हियर. द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ द शैडो, इसकी शैडो की लेंथ रेशियो कितना है? 1:3. ओके, ध्यान से देखना, ट्रायंगल बनाया मैंने, इसको ए लिया, इसको बी और इसको सी. एज इट इज अ वर्टिकल रॉड द एंगल वुड बी 90 डिग्री. ठीक है, आगे देखना, अब ये एच ले लूं और ये एक्स ले लूं, कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी. ठीक है, द फाइन एंगल ऑफ द एलिवेशन सन्स एट दैट मोमेंट. ओके, ये एंगल थीटा ले लिया मैंने. आपको ये फाइंड करना है व्हेन दिस इज एच एंड दिस इज एक्स. कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अरे tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन x. कहां से आया h अपॉन x? क्योंकि tan थीटा की वैल्यूज होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्लियर? तो अब देखना, अलराइट, tan थीटा एज h अपॉन x, इन दोनों का रेशियो h अपॉन x आएगा, और h अपॉन x की वैल्यू अपन को 1 अपॉन अंडर रूट 3 गिवन है. 1 अपॉन अंडर रूट 3 ये तो गिवन है. द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1 अपॉन अंडर रूट 3. किस किस का रेशियो है? लेंथ ऑफ द रॉड एंड द लेंथ ऑफ द शेडो. लेंथ ऑफ द रॉड एंड लेंथ ऑफ द शेडो. लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द शेडो. ठीक है, इन दोनों का रेशियो 1 अपॉन अंडर रूट 3. अगर ऐसा है तो tan थीटा की वैल्यू रूट 3 कब आती है? जब थीटा की वैल्यू कब होती है? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है. दैट्स इट. समझ गए बच्चों? कितना इजी क्वेश्चन था. आगे चले, द रॉड एसी ऑफ अ टीवी डिस्क. टीवी डिस्क antenna is fixed at the right angle to the wall. So this is a wall, it is fixed at the right angle, clear, to the wall, and the length is AC here. AB and the rod CD is the supporting disc. The CD is the supporting disc. ये CD. ठीक है? As shown in the figure, we have got the figure here. If AC is equals to 1.5, इसकी लेंथ कितनी है? ये है 1.5. आगे आपको बोल रहा है 1.5 मीटर लॉन्ग एंड CD is 3 मीटर लॉन्ग. CD ये लेंथ कितनी है? 3 मीटर लॉन्ग. अब आपसे पूछ कर रहा है, देन फाइंड फर्स्ट tan थीटा, सेकंड sec थीटा प्लस cosec थीटा. ओके, tan थीटा. क्या tan थीटा फाइंड करने के लिए मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए? सुनना क्वेश्चन में, ये थीटा है ना, अगर मुझे फाइंड करना है tan थीटा तो क्या मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए? बेस तो मुझे गिवन ही नहीं है. कोई बात नहीं, बेस गिवन नहीं है तो मुझे ये तो गिवन है परपेंडिकुलर और ये गिवन है हाइपोटेनियस. क्या मैं पाइथागोरस अप्लाई करके बेस निकाल सकता हूँ? ठीक है, और जैसे ही बेस आएगा मैं tan थीटा कैलकुलेट कर लूंगा. ठीक है, बेस तो वैसे भी निकालना पड़ेगा sec थीटा के लिए. ठीक है, स्टार्ट करें. चलो, तो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC. सो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन, लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ACD. ठीक है, ACD ट्रायंगल के अंदर जैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो वी गॉट AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर. AD स्क्वायर प्लस CD, AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर. ठीक है, AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू है, CD स्क्वायर ये वैल्यूज हैं. अब देखना, AD की लेंथ अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो AD की लेंथ पता ही नहीं है, H है, इसकी वैल्यूज 1.5 और इसकी वैल्यू 3. अब सुनना, जब आप 1.5 को सॉल्व कर रहे हो डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर दोगे ना तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि 1.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा विच इज 2.25. फिर उसका स्क्वायर की वैल्यूज को 3 में से 9 में से माइनस करो, जैसे डेसिमल आता है कैलकुलेशन टफ हो जाती है. सो इट्स बेटर आप क्या करो, देखो आप AC की वैल्यूज है ना, AC इज इक्वल टू 1.5 मीटर है. क्लियर? अब अगर ये 1.5 मीटर तो आप इसको क्या प्लेस कर सकते हो? 1.5 मीटर को आप लिख सकते हो AC इज इक्वल टू 3/2 मीटर्स. देखो 3/2 करोगे तो भी 1.5 ही आएगा. ठीक है, तो मैं जहां 1.5 लिखा उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 3/2 लिख सकता हूँ. जैसे मैं 3/2 लिखूंगा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. कैसे? देखना, तो आई गॉट AD की लेंथ कितनी है? देखो AD की लेंथ तो मुझे निकालनी है, तो आई राइट H हियर, H स्क्वायर प्लस AC की लेंथ मैंने कितनी निकाली? इसकी लेंथ अभी निकाली है ना, 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है? ये है अपना 3 स्क्वायर. क्लियर? अब देखना, इट इज H स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 9/4 इज इक्वल टू 9, ट्रांसफर कर दो तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 9/4. ठीक है, अब देखना 9 कॉमन ले लोगे, 1 माइनस 1/4 होगा. 1 माइनस 1/4 इज 3/4.
ठीक है, देखो मैं ये कर रहा हूँ, 9 कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 3/4, तो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एंड दिस इज एच स्क्वायर वी हैव। क्लियर बच्चों? जैसे ही मैं अंडर रूट स्क्वायर हटाऊंगा इस पे रूट आएगा, और जैसे ही रूट आएगा तो ये क्या बनेगा देखना, h इज इक्वल्स टू 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 3, ये जो 3 है ये एज इट इज है, और जैसे यहां से स्क्वायर हटाया अंडर रूट आएगा इस पे। क्लियर? अब देखना 3 का स्क्वायर रिजॉल्व हो गया, 2 का स्क्वायर रिजॉल्व हो गया, 3 रह जाएगा, तो लेट 3/2 अंडर रूट 3। ये किसकी लेंथ आ गई बच्चों? ये लेंथ आ गई अपनी h की, और h क्या था? h था अपना AD। ठीक है, प्लेस कर देते हैं 3 अंडर रूट 3/2। AD की लेंथ कितनी आ गई है? 3 अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है AD की। अब बस आपको क्या करना है, 3 अंडर रूट 3/2, बस आपको क्या करना है, टेन थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, जो पूछ रहा है वो निकालते जाओ। चलो सबसे पहले आपसे क्या पूछा होता है? टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा की वैल्यूज कैसे निकालोगे? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर, अगर मैं थीटा की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपना AC हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा? AD। ओके, सेल रेट AC अपॉन AD। अभी देखो AC की लेंथ अगर आप चेक करो तो AC की लेंथ कितनी है? 1.5, विच आई हैव रिटन 3/2, है ना, और ये 3√3/2, तो मुझे दोनों को डिवाइड करना है, 3/2 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 3/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या इस 3/2 से इस 3/2 को कट कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास में? मेरे पास बचेगा 1/√3। ये किसकी वैल्यूज आ गई? ये वैल्यूज आ गई है tan थीटा की। अब सुनना, इफ आई राइट tan थीटा एज 1/√3, ठीक है, सुनना, tan थीटा को क्या लिखता हूं? 1/√3। अगर ये लिखता हूं तो 1/√3 tan थीटा में किसकी वैल्यूज होती है? आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछी थी, थीटा की वैल्यू नहीं पूछी थी, मैं फिर भी बता रहा हूं। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी अपनी? 30 डिग्री। तो अगर आपसे tan थीटा की वैल्यू तो आ गई 1/√3। अगर आपसे थीटा की वैल्यू भी पूछता है, इस क्वेश्चन में आ गया, तो आप थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वैल्यू आपकी ऐसी है जो कैलकुलेट कर सकती है। किसकी वैल्यू? थीटा की वैल्यू इन दिस केस। क्लियर? आगे चलते हैं, अपन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि tan थीटा पूछा है, थीटा नहीं पूछा है। tan थीटा तो आ चुका है। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा है sec थीटा एंड cosec थीटा। ओके, सेक थीटा क्या हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, और ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बस आपके पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनियस भी है, तीनों वैल्यूज प्लेस कर सकते हो। अभी करते हैं बच्चों। तो देखो अगर मैं बात करूं हाइपोटेनियस की तो वो है 3, और हाइपोटेनियस अलॉन्ग विद बेस इज 3√3/2। हाइपोटेनियस अलॉन्ग परपेंडिकुलर बिकम्स 3/3/2। 3/3/2, 3/2 है ना ये, समझ गए ना? तो हाइपोटेनियस 3, बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस अपन को पता है 3/2, 3√3/2। चलो प्लेस करें, हाइपोटेनियस 3, 3, इधर से बेस देखेंगे तो 3√3/2, और ये 3/2 प्लस, अब देखो इस 3 से इस 3 को कट कर देंगे, इस 3 से इस 3 को कट कर देंगे, ये जाएगा 2 ऊपर, और ये बन जाएगा 2/√3 प्लस इधर से 2/1। क्लियर? कुछ बचा ही नहीं, इधर तो कुछ बचा ही नहीं ना, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, इधर √3 बचा था तो वो अपॉन में आ जाएगा। तो बस एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो √3 आपका एलसीएम आएगा, और ये देखना 2/3 प्लस 2, आई राइट 2 प्लस 2/3। अब सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे? 2 कॉमन लोगे, और ये बचेगा √3 प्लस 1 अपॉन √3। लास्ट में बस रैशनलाइज कर दो, तो इसको √3 से और इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो √3 कितना हो जाएगा? 3, तो इट इज 2/3 एंड √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय √3। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया, जिसमें आपने वैल्यूज रखी है किसकी? tan थीटा और sec थीटा के सम की। तो tan थीटा और sec थीटा का सम ये फाइनल आंसर है। क्लियर बच्चों? दैट्स हाउ वी विल फाइंड आउट। आगे चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बोट्स आर सेलिंग इन द सी 80 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सुनना, ये फर्स्ट बोट, ये सेकंड बोट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला है 80 मीटर्स। जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है फिगर बनाते जाओ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, two boats are sailing in the sea at 80 meter apart from each other, 80 meter apart from each other। आगे सुनना, towards a cliff AB। ओके, ये दोनों किधर जा रहे हैं? ये दोनों एक क्लिफ की तरफ जा रहे हैं जो यहां पर होगा, एंड दे बोथ आर मूविंग दिस वे। ठीक है, ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ आर 30 and 45। ओके, ये टॉप ऑफ द क्लिफ है, यहां से अगर मैं दोनों बोट्स हैं, इन दोनों का अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन देखूंगा तो इसका ये होगा और इसका ये होगा। ठीक है, और यहां से मैं अब इसको कनेक्ट कर देता हूं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? आगे देखो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री किस किस का? फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का। ओके, तो अब ध्यान से देखो, अगर यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं
तो ये हॉरिजॉन्टल होगा क्या, इस हॉरिजॉन्टल से फर्स्ट वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री का ऑब्वियसली, और सेकंड वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री का। बच्चों ऐसी गलती कभी मत कर देना कि फर्स्ट छोटा एंगल बना दो 45 का, बड़ा एंगल बना दो 40, छोटा एंगल बना दो 45 का, बड़ा एंगल बना दो 30 का। ध्यान रखना एंगल छोटा वाला छोटी डिग्री, एंगल बड़ा बड़ी डिग्री, ठीक है। तो अगर 30 डिग्री एंगल छोटा होगा तो छोटा ही होगा ऑब्वियसली, और 45 डिग्री का एंगल बड़ा होगा, ध्यान रखना। ओके, वी गॉट दीज वैल्यूज हियर 35 एज शोन इन द फिगर। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, आपको क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है, ये हाइट है। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये फिगर अपना था, क्वेश्चन का फिगर चेक कर ले। देखो क्वेश्चन का फिगर 80 मीटर का गैप, ये दोनों इधर की तरफ मूव कर रही है, ये अपनी क्लिफ है। फर्स्ट ये हॉरिजॉन्टल ले लिया, फर्स्ट वाला एंगल 30 डिग्री, सेकंड वाला एंगल 45 डिग्री एज इट इज बना हुआ है। क्लियर बच्चों, समझ गए। अब देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ऐसा है तो ये 30 तो ये 30, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर ये 45 तो ये भी 45, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तो कोई प्रॉब्लम है, बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले हम किस में जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के अंदर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, देखो एंगल सी मैंने किससे इक्वल किया, एंगल सी ए, और इसको मैं कोई पॉइंट मार्क कर देता हूं एक्स, ठीक है। कहां तक जा रहा है मुझे नहीं पता, मार्क द पॉइंट एज एक्स, ये वाला डिस्टेंस यहां पे एक पॉइंट रख लिया, उसको मैंने एक्स मार्क कर दिया, ठीक है। सो आई गॉट दिस वन एज सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी ए एक्स। रीजन क्या लिखोगे आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो आप लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये रीजन लिख लिया। ओके, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल सी की वैल्यूज कितनी हो गई, एंगल सी की वैल्यूज भी हो गई 45, और दूसरा एंगल बी is 90 degree as it is vertical, है ना, the cliff, so it's 90 degree here. What we need to find out here, we need to find out the height. अच्छा ये भी तो नहीं पता है, हाइट भी तो नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ h, किसको AB को, और BC के डिस्टेंस को ले लेता हूँ x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अपना 80 प्लस x। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, बस प्लेस करते जाओ। तो अब सबसे पहले चैलेंज आया था AB का, तो मैंने AB ले लिया है अपना h, और दूसरा चैलेंज आया BC का, तो BC को मैंने कंसिडर कर लिया है x, ठीक है। अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, टेन थीटा, ऑब्वियसली टेन थीटा अप्लाई करेंगे ना, थीटा के यहाँ पे थीटा के बने परपेंडिकुलर और बेस, इसी का रिलेशन निकालना है। तो ध्यान से देखो, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC which is h upon x. We know that tan 45 is 1, place it there. 1 is equals to h upon x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा h is equals to x, ठीक है। I'll write this one as equation number 1. यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी समझ जाओगे आप कैसे आंसर निकालेंगे इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट में आता हूं दूसरे ट्राइंगल में, एंड द सेकंड ट्राइंगल इज दिस वन हियर व्हिच हैज दिस एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस मैंने 80 प्लस x अज्यूम किया था, और ये अपना h है, ठीक है। मार्किंग चेक कर ले, ये a है, ये b है, और लास्ट वाला अपना d है। तो आई हैव a b एंड d, सो दिस टाइम वी आर इन ट्राइंगल a b और d, ठीक है। ABD के अंदर एंगल T इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा AB अपना H है एज आई ऑलरेडी कंसिडर्ड, एंड BD की लेंथ कितनी है बच्चों, BD की लेंथ है 80 प्लस x। ये सारी वैल्यूज अपन ने लास्ट वाले फिगर से प्लेस कर लिए। अब नई चीज क्या है, एंगल D। एंगल D कितना है, देखो एंगल D 30 डिग्री है ना, और एंगल D कहां से आया, एंगल D आया इससे, ये जो अपना था ना 30 डिग्री, ठीक है। वही ऑल्टरनेटिव एंगल, वी गॉट दिस वन एज 30 डिग्री, वी प्लेस्ड हियर। फाइन, लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक ratios tan theta. We got tan theta as AB upon BD, ठीक है। अब यहां पर tan theta की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री। AB की वैल्यूज कितनी है, H, एंड दिस इज 80 प्लस x। कोई कंफ्यूजन बच्चों, फाइन। tan 30 की वैल्यूज कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 80 प्लस x। यहां तो कोई प्रॉब्लम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 80 प्लस एक्स इधर आ जाएगा, 80 प्लस एक्स इधर आ गया, और ये रूट 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड विल राइट h अंडर रूट 3। समझ गए, वैल्यूज निकाल लिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछ कर रहा था, क्या क्वेश्चन आपसे h की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो क्या आपको क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अगर आपको क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है और यहाँ पर भी क्लिफ है, तो बच्चे क्या करते हैं, h की वैल्यू x है ना, तो h की वैल्यू उठा के वहां प्लेस कर देंगे, और यहाँ पे जहां पे आपको h गिवन है सेकंड वाली इक्वेशन में, यहाँ x प्लेस कर देते हैं। उससे आएगा क्या, x मतलब ये वाला डिस्टेंस। आपसे ये पूछा था क्या, नहीं, आपसे तो क्लिफ की हाइट पूछ रहे थे बच्चों।
तो अगर आप क्लिफ की हाइट को ही रिप्लेस कर दोगे तो फाइंड कैसे करोगे? तो इट्स बेटर कि आप x को रिप्लेस करो h से, तो पूरी इक्वेशन में आपको h मिल जाएगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बस ये अप्लाई करना है आपको, ठीक है? तो क्वेश्चन आपसे टॉप ऑफ द क्लिफ फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ ये पूछ रहा है। स्टार्ट करें। देखना, वी आर रिप्लेसिंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप लिखोगे बाय प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू क्या थी? h, यहां प्लेस कर देंगे तो इट बिकम्स 80 प्लस h is equals to h under root 3. I need to find out the value of h. I'll transfer it there. So it's 80 is equals to h under root 3 minus h. क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? h under root 3 minus h कैसे आया, समझ में आ गया? मैंने under root 3 की वैल्यूज प्लेस कर दी है, तो ये आगे वैल्यूज जैसे मैं कॉमन ले लूंगा h, ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 3 माइनस 1। अब डिवाइड कर देते हैं, ये 80 है, 80 में डिवाइड करेंगे किसको? अंडर रूट 3 माइनस 1 को, और फाइनल आंसर क्या आएगा? देखो h इज इक्वल टू 80 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। दैट्स इट। या क्या? अब आपको करना क्या? रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे? रैशनलाइज करने के लिए अंडर रूट 3 प्लस 1 और इधर भी अंडर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है? जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो उसको, यू गॉट 80 अंडर रूट 3 प्लस 1 इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 ही होगा ना? 3 माइनस 1 क्यों होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर ये a माइनस बी है, वो a प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 बिकम्स 2, तो इट इज 80 अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड करेंगे 2 से इसको रिड्यूस करेंगे और ये आ जाएगा 40, सो इट इज 40 अंडर रूट 3 प्लस 1। एनी कंफ्यूजन क्लास? दिस इज आवर h हियर। So finally लास्ट में आपको आंसर स्टेटमेंट लिखना है, hence the height of the cliff is 40 under root 3 plus 1 unless the value of root 3 is not given, this is a final answer, ठीक है? And answer is should be meters as the question given in the meter form. क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया है? इसी तरह सॉल्व कर रहे हैं, एक बार जल्दी से क्विकली देख लो किस टाइप से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो वी गॉट x हियर, मैंने इसको x ले लिया है, ये h ले लिया है, ये 80 क्वेश्चन में गिवन था, और ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अपना 80 प्लस x। अब देखो, अगर ये h है, ये x है, ये एंगल 45 है, ये पूरा 45 था ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? अगर ये 45 था तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज पैरेलल फ्रॉम द सरफेस, बताया था ना? ओके, सो अब ये अपने पास 45 है, ये भी 45 है, दोनों आपस में इक्वल हो गए। जैसे इक्वल हो गए तो मैंने tan 45 अप्लाई किया, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इट इज h अपॉन x, तो x ट्रांसफर कर देंगे, h इज इक्वल टू x हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आता हूं सेकंड वाले फिगर में। इस फिगर में ये 30 डिग्री है, ठीक है? ये 80 प्लस x है और ये h है। आगे चलते हैं, ये 80 प्लस x, ये 30 और ये h। क्लियर? अब we got this one as tan 30 is equals to AB upon BD, AB upon BD here, and then AB की वैल्यू h है, BD की वैल्यू 80 plus x है, tan 30 is 1 upon under root 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 plus x इधर आ गया, h root 3 उधर चला गया। समझ गए? अब देखना x, ये x की वैल्यू क्या थी? h प्लेस कर देंगे यहाँ पर और h को ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो we got 80 plus h is equals to h under root 3, ट्रांसफर कर देते हैं, h under root 3 minus h, I'll take h common, root 3 minus 1 डिवाइड कर देंगे, ठीक है? आगे देखो, जैसे डिवाइड कर देंगे ये बन जाएगा 80 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1, ए प्लस बी माइनस बी, रूट 3, 3 माइनस 1 बन जाएगा और न्यूमरेटर में रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। 3 माइनस 1 बिकम 2, 2 को 80 से कट किया 40, वी गॉट 40 अंडर रूट 3 प्लस 1 एज फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? आगे देखें, चलो नेक्स्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30, ठीक है? तो वी गॉट अ टावर हियर एंड दिस इज अ बिल्डिंग। Okay, the angle of elevation of the top of the building from the foot of a tower is 30 degree. ये टावर है, इसके फुट से angle of elevation of the building is 30 degree. So that means ये आपको angle कितना गिवन है? 30 degree. Fine. आगे देखो. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. Okay. तो that means टावर की लेंथ ज्यादा है as compared to building. कैसे पता चला? ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग इसकी लेंथ चेंज होती है, समझ गए? शॉर्टर एंगल के ऑपोजिट में, जो स्मॉलर एंगल है उसके ऑपोजिट में अगर कोई लेंथ होगी तो वो शॉर्टर होगी। सिमिलरली अगर कोई एंगल लार्जर है तो उसके ऑपोजिट में जो लार्जर एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगी वो लॉन्गर होगी, ठीक है? तो ध्यान से देखना, ये साइड है अपने पास में, ये एंगल है, इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड, अगर ये एंगल 30 है तो इसके ऑपोजिट वाली साइड 60 के ऑपोजिट वाली साइड से छोटी होगी। समझ में आ रहा है ना? तो आपको बोल रहा है कि टावर के, किसी टावर के
फुट से किसी बिल्डिंग की जो हाइट है उसका एलिवेशन एंगल, मतलब उसके टॉप का एलिवेशन एंगल 30 है, और इसी बिल्डिंग के बॉटम से या फुट से उसी टावर के ऑपोजिट टावर के जो टॉप है उसकी हाइट का एलिवेशन एंगल, मतलब उसके टॉप का एलिवेशन एंगल इज 60 डिग्री। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, देखो टावर ऑफ द फुटेड बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। तो टावर की हाइट आपको गिवन है कितनी, 50 मीटर, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, ये एच फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्या मुझे ये पता है 50, इस 50 का यूज करके मैं इस ट्राइंगल से क्या बेस निकाल लूंगा, ये बेस, और जैसे मेरे पास बेस आया मैं इस ट्राइंगल में जाऊंगा और इस बेस का यूज करके हाइट निकाल लूंगा, बस ये तो करना है। दो ट्राइंगल, दो ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन सॉल्व, स्टार्ट करते हैं। नेमिंग कर देंगे चलो इसकी, है ना। नेमिंग कैसे करेंगे, आई गॉट दिस वन एज ए बी सी और डी। तो सबसे पहले मैं कौन से ट्रायंगल में जाता हूं जिसमें से बेस कैलकुलेट हो जाएगा, दैट मींस ए बी और सी ट्रायंगल में जाएंगे। तो मैं जब सबसे पहले गया ए बी सी ट्रायंगल में, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, द हाइट ऑफ ए बी इज, ए बी कितना गिवन है आपको 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद बी सी आपको पता ही नहीं, तो बी सी की वैल्यूज क्या मैं एक्स ले लूं, आपको याद है ना, इसको अगर एच लेते तो ये एक्स ले लेते हैं, चलो ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी तो लिया था, ओके, ये एक्स ले लिया मैंने, बी सी इज एक्स एंड एंगल थीटा is equals to 60 degree. Okay, let's apply that. Tan theta is equals to perpendicular upon base. Okay, what is perpendicular? Perpendicular is AB and the base is BC. Fine. So we'll write tan theta. Theta is 30 degree, we know it. In the question itself it is given. So ये अपने पास 60 आ गया। अब AB की लेंथ कितनी, देखो AB की लेंथ है 50 और BC की लेंथ है x. So I'll write 50 upon x. It is 50 अपॉन x, ओके। ये वैल्यूज मैंने एज इट इज रखी है और आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1060 की वैल्यू √3, बस स्टार्ट करते हैं। सो वी गॉट √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन x, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3, ठीक है। मैं रेशनलाइज नहीं कर रहा हूं अभी, बाद में करूंगा, ध्यान से देखो। मैं इसको डाल देता हूं क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर, आगे चले। चलो अब आते हैं सेकंड वाले ट्रायंगल में। सेकंड वाला ट्रायंगल अपना एंगल डी बी एंड सी का कंपटीशन है, तो विल राइट इट एज ट्रायंगल डीबीसी। इस ट्रायंगल के अंदर डीबी, देखो डीबी तो अपना हाइपोटेनस है, डीसी की लेंथ h है और बीसी की लेंथ है कितनी, x, ओके। तो डीसी और बीसी, डीसी की लेंथ है h और बीसी की लेंथ है x, ये हमने लिए, ठीक है। x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है बट डोंट वरी, विल प्लेस इट अगर। नेक्स्ट एंगल, कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल था अपना एंगल बी थीटा विच इज 30 degree. So I'll write angle DBC is equals to 30 degree and this is our theta. Fine, let's apply trigonometry. So we got tan theta is equals to perpendicular upon base, where the perpendicular is DC and the base is BC. Fine, we got this one as h upon x. Any confusion? We got tan theta. Tan theta is tan 30. As the question itself it is given. Fine, h अपॉन एक्स आ गया। अब देखना tan 30 की वैल्यूज क्या 1 अपॉन √3 आएगी, जिसको हम एक्स h अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना मुझे क्या h की वैल्यूज फाइंड करनी है, इस h की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, चलो प्लेस कर देते हैं h। मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा, x अपॉन √3 ऐसे लिखेंगे ना, ये x इधर चला जाएगा, x अपॉन √3। अब x की वैल्यू प्लेस करो, क्या x की वैल्यू 50 अपॉन √3 थी, है ना, चलो प्लेस कर दो। तो वी गॉट h एज 50 अपॉन √3 और उसके डिवीजन में क्या है 1 अपॉन √3 है, तो बस √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आया, आंसर आ गया 50 अपॉन 3 मीटर्स। क्लियर बच्चों, सो दैट्स हाउ वी गॉट h इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3 मीटर्स। कंप्लीटली डिविजिबल है क्या, नहीं है ना, तो डिवाइड करो, जो आंसर आ रहा है वो प्लेस कर देना, कितना आएगा 16.66, ठीक है, ध्यान रखना। सो फाइनली द हाइट इज 16.66 मीटर्स, दिस इज द हाइट, ठीक है। किसकी हाइट है अपने पास में, बिल्डिंग की। एनी कंफ्यूजन बच्चों, दैट्स हाउ विल फाइंड आउट द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट इन फिगर AB इज अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर्स। तो फिगर में क्या बोल रहा है, AB एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 50 मीटर्स, ठीक है, 50 मीटर टावर की हाइट हो गई।
अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, यहां पर ऑब्जर्व्स कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर। एक कार इस साइड होगी और एक कार इस साइड होगी, ठीक है, ऑपोजिट साइड बोला ना, ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर विद एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 एंड 45, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना है 45, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। आपको इन दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। क्या ये बी से होता हुआ जाता है? ऑब्वियसली अगर दोनों साइड में कार हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कहां से कहां तक जाएगा, देखो ये डिस्टेंस होगा प्लस ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो बी के थ्रू तो जाएगा वो, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है और ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लेते हैं ये ए बी एक डिस्टेंस है, तो इसको सी और इसको डी कार मान लेते हैं। तो आपको फाइंड करना है बी सी प्लस सी डी, सॉरी बी सी प्लस बी डी, ये दो डिस्टेंस आपको फाइंड करने, बी सी एंड बी डी। क्लियर? जैसे आपने दोनों डिस्टेंस फाइंड कर लिया, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। उसके लिए क्या आपको हाइट चाहिए, क्या आपको एंगल चाहिए, दोनों गिवन है। स्टार्ट कर दो क्वेश्चन सॉल्व। चलो देखो फिगर कैसा है, ये फिगर इधर 30 है इधर 45 है, ये 50 मीटर, आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो मान लेता हूं मैं ये वाला डिस्टेंस कितना है x और ये वाला डिस्टेंस कितना है y। क्लियर? अब देखना फर्स्ट एंगल, और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री, और ये 45 है तो ये वाला एंगल कितना 45। सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अप्लाई कर दिया, ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। फर्स्ट ट्रायंगल जाऊंगा मैं ए बी सी, सेकंड ट्रायंगल जाऊंगा ए बी डी, दोनों से लेंथ निकाल लूंगा। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ए बी सी, थीटा कितना है, थीटा इज 30 डिग्री, है ना। और ए बी की लेंथ कितनी है, वो तो 50 मीटर एज गिवन इन द क्वेश्चन, बोथ द केसेस इट्स कॉमन। सो ये अपने पास 50 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट 50 मीटर आने के बाद आपको सॉल्व क्या करना है, आपको फाइंड करना है बी सी की लेंथ विच इज ऑलरेडी टेकन एज वाई। So BC as y we have taken, then tan theta is equals to 50 upon y, ये होगा ना। ओके, थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे, थीटा के प्लेस पे रखेंगे 30, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 अपॉन y। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी, तो जैसे वैल्यू ट्रांसफर होगी उसको अपन y के टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। तो y के टर्म्स में इट इज y देयर, जैसे y इधर आएगा तो रूट 3 इधर आ जाएगा ना, तो ये बन गया 50 अंडर रूट 3। ये y की वैल्यूज आ गई क्या बच्चों, ठीक है। अब आपको ऐसे ही x की वैल्यू और फाइंड करनी है, जैसे आप x की वैल्यू फाइंड करो दोनों को ऐड कर दो, बस स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला फिगर। तो सेकंड वाले फिगर में मुझे क्या करना है, ये ट्रायंगल है अपना, ये 50 है, ये एंगल 45 है, फ्रॉम दिस वी हैव गॉट एंड दिस लेंथ इज x वी हैव टेकन, लेट्स फाइंड आउट। तो ये ट्रायंगल अपना a b d आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब देखना इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल के अंदर एंगल D गिवन है आपको, एंगल D कितना गिवन है, एंगल D अपन को गिवन है, एंगल D गिवन है 45, ठीक है 45 डिग्री। नाउ AB की लेंथ कितनी है 50 एंड BD वी हैव कंसीडर्ड एज x, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो tan 45 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन x, tan 45 इज 1 is equals to 50 upon x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी गॉट x is equals to 50 meters, ठीक है बच्चों। x वैल्यू कितनी आ गई है 50, x की वैल्यू 50 आ गई है और y की वैल्यू कितनी है 50 अंडर रूट 3। अब मुझे फाइनल आंसर निकालना है, तो क्या बी सी डी की लेंथ है ना, सी डी की लेंथ बी सी प्लस बी डी आएगी, ओके। तो वी गॉट सी डी एज x प्लस वाई, और अभी मैंने निकाला x की लेंथ कितनी 50 और y की लेंथ कितनी 50 अंडर रूट 3। कैन आई टेक 50 कॉमन, आई हैव डन, सो दिस इज अंडर रूट 3 प्लस 1। सो फाइनल आंसर CD इज इक्वल्स टू 50 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर्स। क्लियर बच्चों, दैट्स हाउ वी फाइंड आउट द फाइनल आंसर। समझ गए हो, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना था, इसकी लेंथ फाइंड करनी थी, इसकी लेंथ फाइंड करनी थी, दोनों मैंने ट्रायंगल में अप्लाई कर दिया। ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूस, ट्रायंगल का परपेंडिकुलर यूज करके मैंने बेस, इधर से परपेंडिकुलर यूज करके बेस, दोनों फाइंड कर लिया, दोनों बेस को ऐड कर दिया, आंसर आ गया, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर्स, ठीक है, ये सरफेस है, इस सरफेस से कितना हाइट पे है ये 3125 मीटर हाइट पे है, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर एरोप्लेन 1, दो एरोप्लेन है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। फ्रॉम अ ग्राउंड passes vertically below another plane at an instant
passes vertically below another plane. That means दूसरा प्लेन इससे और हाइट पे है, ये यहां पर है ना, vertically below another plane. Another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 and 40, 30 and 60. तो अब ये पॉइंट है अपना इस इंस्टेंट पे, कब, जब ये वाला प्लेन कितनी हाइट पे, 3125 मीटर की हाइट पे है और ये प्लेन दूसरे प्लेन के वर्टिकली अबव, दो प्लेन ऐसे हैं वर्टिकली बिलो एक दूसरे के क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो मान लो एक इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, कैसे भी जा रहा होगा, बट ये क्रॉस कर रहा है इसको वर्टिकली ऐसे, ठीक है। तो जब ऐसे क्रॉस कर रहा है तो इस पॉइंट पे मैंने यहां से जब ऑब्जर्व किया तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है और यहां से यहां तक का, सॉरी, इस पॉइंट पे जब मैंने ऑब्जर्व किया तो यहां से यहां तक का जो एंगल है वो है 30 और यहां से यहां तक का जो एंगल है वो कितना है, 60 है ना, ठीक है। तो ये एंगल अपना है 60, तो ये कंप्लीट एंगल कितना है 60 और ये कंप्लीट एंगल कितना है 30। अब आपसे पूछ कर रहा है 30 and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये वाली हाइट कितनी है। सोचो, अगर मैंने कंप्लीट हाइट फाइंड कर ली, कंप्लीट ही कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास में जो एंगल है वो कंप्लीट है, ये छोटा वाला एंगल तो है ही नहीं ना, अगर होता तब भी फाइंड नहीं कर सकते थे। अगर ये वाला एंगल होता तो हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं, राइट एंगल चाहिए उसके लिए, और राइट एंगल तो सिर्फ यहां पर है, तो इस एंगल को इंक्लूड करना ही पड़ेगा दोनों ट्रायंगल्स को। तो फर्स्ट ट्रायंगल अपना ये वाला आएगा और सेकंड ट्रायंगल आएगा ये वाला, है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प लेके इस ट्रायंगल में से मैंने ये कंप्लीट हाइट फाइंड कर ली और इस ट्रायंगल से ये हाइट फाइंड कर ली। जब इसमें से इसको माइनस करूंगा ये आ जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो मुझे फाइंड ही नहीं करना, मुझे बस टोटल फाइंड करना है, उसमें से इसको माइनस कर देना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट हाइट फाइंड करने के लिए मुझे बेस निकालना पड़ेगा, बेस को निकालना पड़ेगा क्योंकि बेस की हेल्प से ही मैं कंप्लीट हाइट फाइंड कर सकता हूं और ये बेस कैलकुलेट करने के लिए आपको ये लेंथ गिवन है। समझ गए? तो देखो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। लेट्स स्टार्ट द मार्किंग। तो इस पॉइंट को मैं लेता हूं A1 A2, हटा पे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, समझ में आ गया ना। मार्किंग करते हैं पॉइंट्स की। तो आई गॉट दिस वन इज A, B, C एंड D। ओके, और ये हाइट में रखूंगा H। स्टार्ट करें तो वील राइट इट एज ADC इन ट्रायंगल ADC। ADC ट्रायंगल के अंदर क्या एंगल ADC, अब D नहीं रख सकते क्योंकि D पे दो एंगल्स हैं, तो राइट ट्रायंगल ADC, एंगल ADC, ADC की लेंथ कितनी, ADC का एंगल कितना है, ये एंगल अपना 60 डिग्री, ठीक है। सेकंड आपको AC फाइंड करना है, तो AC की लेंथ तो आपको पता ही नहीं है ना, लेकिन आपने इसको H लिया है तो H प्लस 3125 लिख सकते हैं, H प्लस 3125 मीटर्स, ये लेंथ है। दूसरा अपने पास DC या CD कुछ भी रख लो, इसकी लेंथ हमको पता नहीं है, लेट्स से X है, ठीक है। ये तीन वैल्यूज प्लेस कर दी मैंने। अब इन वैल्यूज को प्लेस करने के बाद एंगल अप्लाई करते हैं। तो आई अप्लाई एंगल ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज tan 60 इज इक्वल टू H प्लस 3125, दैट्स परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट्स x। क्लियर बच्चों? तब देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, अप्लाई कर देते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू H प्लस 3125 डिवाइडेड बाय x। tan 60 इज √3 इज इक्वल टू H प्लस 3125 अपॉन x। ये वैल्यूज आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू H प्लस 3125 अपॉन √3। समझ गए? आगे चलते हैं। ये x की वैल्यू क्यों निकाली मैंने, याद है ना लास्ट टाइम क्या था, क्योंकि x की वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी है, ठीक है। x तो चाहिए नहीं ना क्वेश्चन में। नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा अपना, दूसरा ट्रायंगल अपना DBC ट्रायंगल, ठीक है। सो इन ट्रायंगल DBC, BC की लेंथ कितनी है, 3125 लेंथ है ना, और CD तो हमने लास्ट टाइम अज्यूम कर लिया था x, ये दो एंगल आ गए। और आपके पास एंगल कौन सा है, देखो आपके पास एंगल आपके पास होगा BDC, ठीक है, एंगल BDC, और इस एंगल का वैल्यू है 30 डिग्री। तो लेट्स अप्लाई tan 30 है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3125 अपॉन बेस, इस टाइम पे बेस x लिया था मैंने, बेस x, ठीक है। बस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होगी, 1 अपॉन √3 इज 3125 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप x की वैल्यू निकालोगे तो x आ जाएगा अपना 3125, ये देखो x की वैल्यू निकालोगे 3125 और √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज √3। क्लियर?
तो देखो मैंने x को इधर शिफ्ट किया तो √3 इधर चला गया, तो x इज इक्वल टू 3125 मल्टीप्लाई बाय √3 बस। अब मुझे क्या करना है, ये x की वैल्यू उठा के यहां रख देनी है, ठीक है, सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ h। ठीक है, समझ गए? स्टार्ट करें। तो देखो स्टार्ट करते हैं वैल्यू प्लेस करना। x इज इक्वल टू h प्लस 3125 अपॉन √3, और x की वैल्यूज में उठा के रखता हूं यहां से। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से x की वैल्यू कितनी है देखो, x की वैल्यू 3125 √3 प्लेस कर देते हैं यहां पर। 3125 √3 इज इक्वल टू h प्लस 3125 डिवाइडेड बाय √3। अब मैं क्या करूंगा, दोनों की वैल्यूज प्लेस करूंगा, जैसे दोनों की वैल्यू प्लेस करूंगा आंसर आ जाएगा। तो बस प्लेस कर दी मैंने दोनों की वैल्यू। अब √3 को इधर शिफ्ट कर दूं, तो 3125 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस 3125। √3 का स्क्वायर 3 टाइम 3 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ 3125 माइनस इसको इधर शिफ्ट किया 3125 इज इक्वल टू h। 3 टाइम्स ऑफ 3125 माइनस 3125 गिव्स अस 2 टाइम्स ऑफ 3125। 3125 इज इक्वल टू h। समझ गए? अब देखना, क्या मुझे सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा? देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और आप जैसे आप करते हो 2 से मल्टीप्लाई वैसे ही करना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। 3 2 6 125 2 250, तो आंसर इज 6250। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस वन। क्लियर? 6250 मीटर्स। अब सुनना, अगर आपसे पूछ लेता कि बताओ टोटल हाइट कितनी है, ये टोटल हाइट अगर पूछता तो क्या वो एसी होता? वो भी कैलकुलेट किया हमने, हमको तो स्मॉल हाइट फाइंड करनी थी, इसलिए एसी में से मैंने बीसी को माइनस कर दिया, अदरवाइज एसी भी तो कैलकुलेट कर ही चुके हम। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एसी की वैल्यू अगर पूछता तो एसी की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके थे। तो एसी की वैल्यू में मुझे क्या रखना होता, मुझे जो एच था उसको इंक्लूड करना होता, कैसे? 3125 से। तो एच हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, उसमें 3125 ऐड कर देना, आंसर आ गया। समझ गए? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, when it is 60 degree, find the height of the tower। तो अब ध्यान से देखो, ये मैंने हाइट ऑफ द टावर ले लिया। फर्स्ट सिचुएशन में the shadow of the tower standing on a level ground found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, when it was 60 degree। लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो समझाता हूं। ये टावर है, इस टावर की दो शेडोज बनी है ना? फर्स्ट कब है? फर्स्ट बना जब एंगल 30 डिग्री था, सेकंड जब एंगल 60 डिग्री था। तो अब देखो मुझे पता है अगर एंगल 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री एंगल है, तो शेडो की लेंथ कुछ ऐसी होगी, है ना? और अगर एंगल 60 डिग्री है, अगर एंगल 60 डिग्री है तो शेडो की लेंथ कुछ ऐसी होगी। समझ गए? तो देखना 60 डिग्री पे ये शेडो बनी है और 30 डिग्री पे ये शेडो बनी है, तो कौन सी शेडो लॉन्गर होगी? ऑब्वियसली जो 30 डिग्री पे बनी है वो लॉन्गर होगी। अब आपको सिर्फ ये बोल रहा है इट इज 40 मीटर लॉन्गर। ठीक है, विच वन? द शेडो विच जनरेटेड एट 30 डिग्री एंगल दैट हैज बीन 40 मीटर लॉन्गर। ठीक है, तो ये 40 मीटर लॉन्गर शेडो है। अब मैंने क्या किया, इसको ए बी सी और डी मार्क कर दिया। अगर ऐसा है तो मुझे किस किस की लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको? आपसे सिर्फ ए बी लेंथ, है ना, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ए बी लेंथ फाइंड करना है और बी सी एंड सी डी लेंथ। ठीक है, आपको सी डी की लेंथ गिवन है कंपैरेटिवली, अब आपको बी सी की लेंथ और करस्पॉन्डिंग इसकी लेंथ फाइंड करनी। बी सी की लेंथ क्यों फाइंड करनी? बी सी की लेंथ फाइंड करोगे तभी इसकी लेंथ फाइंड कर पाओगे, है ना? तो लेट्स से ये लेंथ अपने पास में एक्स आ गई है, और ये टोटल लेंथ कितनी आ गई? ये आ गई है 40 प्लस एक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सो वी गॉट solution as we have ABC triangle in triangle ABC in triangle ABC triangle के अंदर क्या बोल रहा है? ABC triangle के अंदर थीटा 60 डिग्री है तो tan थीटा बिकम्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपना h है और बेस कितना है? x। इक्वेशन नंबर 1 tan 60 इसकी वैल्यू √3 है, मैं h अपॉन x रखता हूं, x को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू x √3।
ठीक है, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मुझे फाइंड करना है ए बी डी में, किसकी फाइंड करनी है, एच और इसमें बेस में रिलेशन फाइंड करना है। जैसे रिलेशन फाइंड करेंगे दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो अब देखो, सेकंड, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल के अंदर अब देखना, ए बी की लेंथ तो यहां पर भी कितनी है, एच, ठीक है, एंड बी डी की लेंथ फाइंड करूंगा तो वो 40 प्लस एक्स है। क्यों, देखो बी डी की लेंथ फाइंड करनी है, ये एक्स है ये 40 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 40 प्लस एक्स। बस ये दोनों लेंथ मैंने प्लेस कर दी। अब आपको एंगल कितना गिवन है इसमें, थीटा, थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं tan 30 अप्लाई करूंगा तो क्या tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी, होगी ना। अगर परपेंडिकुलर बेस अप्लाई करेंगे तो व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, इस वाली सिचुएशन में परपेंडिकुलर क्या, देखो परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है 80 प्लस एक्स, बस रख दो। तो परपेंडिकुलर है अपना h और ये है 80 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 80 नहीं है 40 प्लस एक्स एब्सोल्युटली। तो ये लेंथ है अपनी 40 प्लस एक्स, ठीक है। तो इट इज 40 प्लस एक्स, 1030 1 अपॉन अंडर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखना h इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 3, प्लेस कर दो, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 3x और ये बन गया अपना 40 प्लस एक्स, सॉर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 40 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 40/3, तो x की वैल्यू क्या 20 मीटर्स आ गई बच्चों, ठीक है। जैसे x की वैल्यूज आई है आप यहाँ प्लेस कर दो, h आ जाएगा, तो h की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, h की वैल्यूज आ जाएगी 20/3। सो दिस इज अ फाइनल आंसर इन मीटर्स। तो h यानी जो हाइट है किसकी, जो हाइट है टावर की, जो टावर की हाइट है वो कितनी आ गई, टावर की हाइट आई गई है 20/3 मीटर्स, ठीक है। फाइन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टॉप्स ऑफ द टू पोल्स हाइट 20 एंड 28 मीटर्स। सुनना, दो पोल से एक पोल ये है और दूसरा पोल ये है। फर्स्ट वाले पोल की हाइट 20 मीटर, सेकंड वाले पोल की हाइट 28 मीटर, ठीक है। ऐसा क्या बने, आर कनेक्टेड विद अ वायर, ठीक है। दोनों टॉप आपस में कनेक्टेड है, किससे, एक वायर से कनेक्टेड है, उस वायर की लेंथ ऐसी है। द वायर इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल है इस पे वायर इंक्लाइंड है कितने पे, 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, ओके। ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करने हैं और आपको लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। तो जैसे मुझे इन डिस्टेंस को फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस x ले लूं, ले लिया। अगर ये 20 है तो क्या ये वाला डिस्टेंस भी 20 हो जाएगा, क्यों, याद करो मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज पैरेलल फ्रॉम द बेस, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल आएगा, अगर ये डिस्टेंस 20 है तो ये भी 20 होगा। टोटल डिस्टेंस कितना है 28, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना 20, ये कितना 28, अगर मैं 28 में से 20 माइनस करूंगा तो क्या ये 8 आ जाएगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कितना था, पूरा डिस्टेंस था 28। अब सुनना, क्या आपके पास ये 8 आ गया है, अब इस 8 की हेल्प से, इस 8 डिस्टेंस की हेल्प से, इस एंगल की हेल्प से बेस निकाल लोगे और वही बेस क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, बस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज बीन कैलकुलेटेड। बस अप्लाई करो। तो ध्यान से देखो, मैं ऐसे लिखता हूं ए बी सी डी और ई, मुझे जाना किसमें, मुझे जाना ट्रायंगल ए बी ई में, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ट्रायंगल के अंदर ए बी की लेंथ, क्या ए बी की लेंथ इज इक्वल्स टू AC minus BC, where AC is 28 and BC is 20. So the length is 8 meters. किसकी, AB की, जो हमने कैलकुलेट करी थी मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दी। AB लेंथ कितनी आ गई अपनी 8 मीटर्स। अब इन दोनों ट्रायंगल में AB की लेंथ तो आई चुकी है और मुझे एंगल गिवन है, थीटा कितना गिवन है मुझे, थीटा गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। अब अप्लाई क्या करेंगे, tan थीटा अप्लाई कर देते हैं। सो बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री एज tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, परपेंडिकुलर 8 है, बेस आपको फाइंड करना है, तो मैं बेस की जगह b रख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना बेस आ जाएगा 8 अंडर रूट 3, ठीक है। तो जो बेस की वैल्यू है, बेस कितना है अपना BE, तो जो बेस की वैल्यू वो एग्जैक्टली CD की वैल्यू आ जाएगी। सो हेंस CD इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3 मीटर्स, ठीक है। समझ गए ना, ये दोनों भी तो वर्टिकल है,
टावर भी तो वर्टिकल है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो इक्वल ही होगा। तो अगर ये डिस्टेंस कितना है 28√3, तो ये भी तो 8√3 होगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज 8√3 वी हैव कैलकुलेटेड। समझ गए बच्चों? इतना इजी क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? Two men on the either side of a cliff 75 meter high observes the angle of the elevation of the top of the cliff to be 30 and 60। ध्यान से देखो, ये क्लिफ है, इसके इधर साइड पे, मतलब एक साइड पे इधर और एक साइड पे इधर, दो मैन है, एक ये और एक ये। इन दोनों को द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एक को इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा मिलता है 30 डिग्री का, और एक को इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलता है 60 डिग्री का। तो लेट्स से ये अपना 30 डिग्री आ गया है और ये एंगल कितना आ गया है 60 डिग्री। ठीक है, ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। ओके, एंड आपको साफ साफ क्या बना है, जो क्लिफ है वो कितना है 75 मीटर हाई है। अब आपको ये पता है ये डिस्टेंस निकल जाएगा क्या, सिमिलरली ये पता है तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा क्या, बस दोनों का ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। अब एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस मेथड का यूज करके आप ऐसे कैलकुलेशन क्विकली चेक कर सकते हो और आपका आंसर निकाल सकते हो। सुनना कैसे करोगे? सोचो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे समझ में आ गया कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वाली साइड, ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। ठीक है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर वुड बी लेसर देन द बेस। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर छोटा होगा किससे, बेस से। तो सुनना, चलो राइट, परपेंडिकुलर इज लेसर देन बेस इन दिस सिचुएशन। सेम ऐसे ही अगर मैं एक और सिचुएशन लूं जिसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। इन दैट सिचुएशन परपेंडिकुलर विल बी ग्रेटर देन बेस। कब? जब एंगल 60 डिग्री है तो परपेंडिकुलर बड़ा होगा किससे, बेस से, और जब एंगल 30 डिग्री है परपेंडिकुलर छोटा होगा बेस से। समझ गए? अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी एंगल आ जाए, कोई भी साइड छोटी हो कोई भी बड़ी हो, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी साइड आपको गिवन है, जैसे मैं इस सिचुएशन की बात करता हूं, तो इस सिचुएशन में अगर आपको परपेंडिकुलर गिवन है कोई वैल्यू, लेट्स से 50 गिवन है, ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या छोटा है तो बेस बड़ा होगा, तो ध्यान रखना, तो जो बड़ी वैल्यूज होगी ना वो हमेशा छोटी वैल्यू की √3 टाइम्स होगी। क्या होगी? बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू की हमेशा √3 टाइम्स होगी। तो सुनो, अगर परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपको 50, तो बेस कितना हो गया 50√3। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है? कौन सा बड़ा था? बेस। तो जो बड़ी वैल्यू है हमेशा छोटी वैल्यू की क्या होगी √3 टाइम्स। तो अब सुनना, अगर मान लो मुझे बेस गिवन होता तो और परपेंडिकुलर पूछता तो कैसे करते? मैंने भी आपको क्या बोला, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू की √3 टाइम्स है, तो क्या छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू की 1/√3 टाइम्स होगी? यही तो होगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर इधर ऑलरेडी √3 मल्टीप्लाइड है तो मैं अगर इसको √3 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये आ जाएगा, दैट मींस बड़ी वैल्यू में आपको क्या करना है √3 से डिवाइड करना है, छोटी वैल्यू आ जाएगी, छोटी वैल्यू में √3 से मल्टीप्लाई करना है, बड़ी वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? फिर से बोलो, छोटी वैल्यू में √3 मल्टीप्लाई करोगे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, बड़ी वैल्यू में √3 डिवाइड करोगे छोटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे सॉल्व कर दो। तो अब क्वेश्चन अगर आपको बोल रहा है कि आप वैल्यू फाइंड करो किसकी, इस सिचुएशन की बात करते हैं फर्स्ट वाले का तो हो गया, सेकंड वाले में आपको परपेंडिकुलर, फिर से अब आपको ये 50 गिवन है, तो अगर ये 50 गिवन है और ये छोटा है तो क्या ये 50/√3 हो जाएगा? ठीक है, ऐसे ही अगर यहां 50 गिवन है तो ये कितना हो जाएगा 50/√3। क्लियर? समझ? 50 मल्टीप्लाई बाय √3 है ना, ये बड़ी वैल्यू है, तो इसको लिखेंगे अपन 50/√3, तो दिस बिकम्स 50/√3। समझ गए? अब यही लॉजिक अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें 1 मिनट के अंदर। ध्यान से देखो, क्या ये 75 है, ये एंगल 30 तो ये छोटा ये बड़ा, 75/√3। ठीक है, इधर आता है, एंगल 60 है तो ये बड़ा ये छोटा, अगर ये छोटा है तो 75 में √3 डिवाइड करना है, बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। तो अब देखो क्या करोगे आप, इन दोनों को ऐड करना है, टोटल आंसर आ जाएगा। तो आई हैव 75/√3 प्लस 75/√3। क्या दोनों में से 75 कॉमन ले लूं? बिल्कुल ले सकते हैं, 75/√3 प्लस 1/√3। ठीक है, एलसीएम ले लो, 3 + 1/√3, 3 + 1 क्या 4 होता है, तो इट इज 4/√3, मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज 75 × 4, 75।
सो इट्स 75 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को तो बाद में आप रेशनलाइज कर सकते हो, चलो अभी कर लो। अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 क्या बन जाएगा 3। तो 3 को इससे डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। 25 इंटू 100 4, तो आंसर आ गया 100 अंडर रूट 3। सॉल्व। समझ गए, ऐसे क्विकली सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन की रीचेकिंग कितनी इजी हो गई ना, मेरे पास ये वैल्यू गिवन है, मैंने पूरी मेहनत करके सॉल्व किया और पता चला यही गलती थी। अब मुझे तो पता नहीं चला, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद जब फाइनल आंसर मैंने निकाला तो वो गलत आ रहा है। अब मुझे पता किससे लेगा कहाँ एरर है, तो मैं क्विकली चेक कर लूंगा, ये 75 अंडर रूट 3, ये 75 रूट 3 आना चाहिए, क्या यही आया, सही, यहाँ तक एरर नहीं है, ठीक है। 75 के बाद ये 75 अपॉन अंडर रूट 3 आना चाहिए, क्या यही आया, अगर यहाँ तक चेक किया तो कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स इन दोनों के एडिशन में एरर करी होगी। समझ गए, ऐसे आपकी रीचेकिंग फास्ट हो जाती है। क्लियर बच्चों, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिमाग लगाना, ऐसे ही क्विकली सॉल्व करेंगे। तो देखो, क्योंकि ऑलरेडी पूरा प्रोसेस बता चुका हूं मैं, फालतू टाइम वेस्ट करके एक एक से एक प्रोसेस बार बार करवाने से टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखो ये तो सेम क्वेश्चन का फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45। तो ध्यान से देखें, ये एक ब्रिज है, इसके टॉप से अगर मैं दोनों रिवर के बैंक को देखूं, ये फर्स्ट वाला बैंक और ये सेकंड वाला बैंक है ना, आर 30 एंड 45, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन लाऊंगा, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री का, ठीक है, और इसका एंगल कितना है 45 डिग्री का। सर आपने 30 60 बताया, 45 तो बताया नहीं बेटा, 45 पे इक्वल होते हैं ना, 10 45 इज 1, तो उस पे जो है, अगर ये 75 ये भी 75, ये 50 ये भी 50, ये 50 ये 50, दोनों आपस में इक्वल होंगे, कुछ करना ही नहीं है। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर्स, तो अगर ब्रिज कितनी हाइट पे 8 मीटर्स पे, फ्रॉम द बैंक देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर मतलब ये फाइंड करना है आपको टोटल, ये फर्स्ट बैंक से लेके लास्ट सेकंड बैंक का डिफरेंस है ना, तो अब आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ध्यान से देखो, अगर ये 45 है तो ये 45, ये 30 है तो ये 30। सुनना, अगर ये 8 है, ये 45 है तो ये 8, सिमिलरली ये 30 है तो ये 80, मतलब ये छोटी है। अगर ये 30 है तो 30 की ऑपोजिट वाली छोटी होती है ना, 60 की ऑपोजिट वाली साइड बड़ी होती है, 30 की ऑपोजिट वाली तो छोटी होती है, ओके। तो 30 की ऑपोजिट वाली साइड है ये 8 आ गया अपना। अगर ये 8 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 8 अंडर रूट 3, दोनों का ऐड कर तो आंसर आ गया 8 अंडर रूट 3 प्लस 8 कॉमन ले लो, अंडर रूट 3 प्लस 1। कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लग रहा है, ऐसे ही। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इट्स दिस मच इजी, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। वो इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं लिखने का तरीका आपको समझा चुका हूं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि अप्रोचेस बिल्ड होने लगे आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। सो वी हैव अ स्ट्रेट हाईवे दैट लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ये टावर है अपना, ठीक है। अब मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, विच इज 75 मीटर हाई, ये टावर है 75 मीटर है, एक मैन इसके टॉप पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व द टू कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। दो कार्स को ऑब्जर्व कर रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 60 डिग्री। अभी आपको बोला नहीं है कि दोनों सेम साइड है या नहीं है, ठीक है। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विच आर अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये दोनों फुट ऑफ द टावर की तरफ अप्रोच कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अब पता चल गया ना दोनों सेम साइड है, on the same side of the tower, then find the distance between the two cars. Use under root 3 is equals to 1.73, ठीक है। सीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, बस एनसीईआरटी में अंडर रूट 3 की वैल्यूज गिवन नहीं है ना, वो डायरेक्टली निकाल सकते हो आप, और एनसीईआरटी में आपसे टाइम पूछ रहा होगा। चलो आते हैं, ये 75 मीटर है, अब आपसे बोल रहे हैं दो कार्स हैं जो 30 डिग्री या 60 डिग्री के डिस्टेंस एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंशिएशन पे है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। फर्स्ट वाली कार मान लेते हैं यहां पर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रही है 30 डिग्री। सेकंड वाली कार यहां से स्टार्ट करेगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाएगी 60 डिग्री, ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर ये 30 है तो ये 30, ये 60 तो ये 60, कोई कंफ्यूजन है, समझ गए हो। आपसे पूछ कर है द डिस्टेंस बिटवीन द कार, डिस्टेंस बिटवीन द कार ही पूछ रहा है ना, चेक कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, बिल्कुल डिस्टेंस बिटवीन द कार पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, तो क्या मैं ये कंप्लीट निकालूं, उसमें से ये माइनस कर दूं, ये आ जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस निकाल लेता हूं, उसमें से ये माइनस कर देता हूं, ये आ जाएगा ना, बस। तो अब ध्यान से देखो, ये 75 है, 30, अगर मैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल की बात करूं तो 30 के ऑपोजिट में ये क्या है, छोटा है, ठीक है। तो अगर ये छोटा है तो बड़ी वाली क्या होगी ये, और ये कितनी होगी, ये होगी 75 अंडर रूट 3। क्लियर, आगे देखो, अगर 60 की बात करूं तो 60 के केस में ये छोटा है और ये बड़ा है, सॉरी 60 के केस में ये बड़ा है ये छोटा है, तो अगर ये छोटा है तो ये हो जाएगा अपना 75 अपॉन अंडर रूट 3।
कि अब इसमें से मुझे क्या टोटल लेंथ में से मुझे ये माइनस करना है ये निकालने के लिए, बस सब्ट्रैक्ट कर तो आंसर आ गया। तो आई गॉट 75 √3 minus 75 upon √3. Can I take 75 common? That's it. Let's take it. I've taken 75 common. It becomes √3 minus 1 upon √3. ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, 3 minus 1 2 हो जाएगा। ठीक है, सो आई गॉट 75 3 minus 1 upon √3. 3 minus 1 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स 75 2 upon √3. समझ गए? मल्टीप्लाई कर दो 75 into 2 150 150 upon √3. तो 150 75 into 2 हो गया और 75 upon √3. रैशनलाइज करोगे तो √3 एंड √3 ये हो जाएगा 3. तो फाइनल आंसर कितना आया अपना? फाइनल आंसर आएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 150. फाइनल आंसर आएगा 150 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3. इससे इसको रिड्यूस करेंगे, दिस बिकम्स 50 √3. √3 की वैल्यू 1.73. 50 मल्टीप्लाई बाय 1.73. मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या? दिस इज द distance between the cars. So we'll write this is the distance between cars. Any confusion class? We're done the questions. ट्रिक समझ में आई, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच चेक करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और कैसे क्विकली फाइंड करेंगे कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है नहीं. So that's how we have completed the first part where we have done all the previous year questions which are coming in the relative parts. तो अब जितने भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, आप कोशिश करना उन सारे क्वेश्चंस को अपने लेवल पे दोबारा चेक करने की. कोई भी प्रॉब्लम है, वंस अगेन क्लास, एज आई ऑलवेज सेड, यू आर अवेलेबल विद द कमेंट बॉक्स. विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू. एंड जितने क्वेश्चन हमने खत्म किए उनको एक बार अपने लेवल पे चेक कर लेना. कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स बता ही चुका हूं मैं, फिर भी एक बार दोबारा वीडियो देख लेना. अगर आपने चेक किया तो अप्रोचेस आप अपने लेवल पे सॉल्व करो, नहीं आ रहे तो अप्रोचेस चेक कर लो, फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास. इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो, आपके 100 पक्के हैं. हैव अ गुड डे, बाय बाय.